भारत के साबिक सदर जमहूरिया भारत रत्न प्रणब मुखर्जी हुए अनासिर में तहलील। 84 बरस के प्रणवदा का पीर की शाम को हुआ था इंतकाल। गुज़िश्ता 10 अगस्त थे अस्पताल में दाखिल। प्रणवदा के इंतकाल पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म ने रंजो गम का किया इजहार, पेश किया खराज अकीदत। कहा, कौम ने खोया है एक काबिल लीडर, उनके कामों को मुल्क रखेगा हमेशा याद। रियासत में होने वाला सनीचर का लॉकडाउन खत्म, इतवार को ही होगा एक दिन का लॉकडाउन। बाजारों की हफ्तावार बंदी इतवार को। वज़ीर आला ने टेस्टिंग सलाहियत बढ़ाए जाने पर दिया जोर। और रियासत में सैलाब के नुकसान के इब्तदाई तखमीने में बहराइच, लखीमपुर खीरी और बलरामपुर जिलों को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। तकरीबन 35 लोगों की मौत, जबकि 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल हुई तबाह। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। भारत के साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के आखिरी सफर से कबल सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत काबीनी वुज़रा, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह समेत कई कांग्रेसी लीडरों ने प्रणब मुखर्जी को उनकी रिहाइशगाह 10 राजाजी रोड पर खराज अकीदत पेश किया। जैसा कि आप जानते हैं कि पीर की शाम को उनका इंतकाल हो गया था। वो 84 बरस के थे। प्रणब मुखर्जी को गुज़िश्ता 10 अगस्त को आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। इसी दिन उनके दिमाग की सर्जरी भी की गई थी। इसके बाद काफी दिनों तक वो कोमा में थे। मुखर्जी को बाद में फेफड़ों में भी इन्फेक्शन हो गया था। वो 2012 से 2017 तक मुल्क के 13वें सदर जमहूरिया थे। चौरासी बरस के साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर 7 दिन का सरकारी सोग मनाया जाएगा। प्रणवदा को भारत रत्न से भी सरफराज किया गया था। वो मुल्क के वजीर मालियात भी रहे। उन्हें हिंदुस्तानी सियासत की नब्ज पर गहरी पकड़ रखने वाली शख्सियत के तौर पर भी याद किया जाएगा। उनका शुमार मुल्क के सबसे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम लीडरों में किया जाता था। वो भारत के 13वीं सदर जमहूरिया थे। उनका एहतराम सियासत से ऊपर उठकर सभी सियासती पार्टियां करती थीं। आंजहानी साबिक सदर जमहूरिया के एजाज में 31 अगस्त से 6 सितंबर तक पूरे भारत में 7 दिनों के सरकारी शोक का ऐलान किया गया है। इस दौरान पूरे भारत में कौमी परचम झुका रहेगा। शोक की इस मुद्दत के दौरान कोई भी सरकारी तफरीह का प्रोग्राम नहीं होगा।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर इजहार गम करते हुए साबिक सदर जमहूरिया को एक रहनुमा करार दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर मुल्क गमगीन है। मुल्क की तरक्की के सफर में उनकी नाकाबिल फरामोश छाप है। वो एक माहिर सियासतदान और काबिल शख्स थे। उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस को तहकीक, सकाफत, साइंस और अदब का मरकज बनाया। उनके जरिए सियासी मामलों पर दी गई सलाह में कभी नहीं भूल सकता। मैं साल 2014 में दिल्ली में नया था और पहले ही दिन मुझे उनका आशीर्वाद और रहनुमाई हासिल हुई। उन्होंने उनके अहल खाना और चाहने वालों के तई इजहार ताज़ियत किया। और आइए अब देखते हैं भारत रत्न और साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के सियासी सफर की एक झलक। कुशल प्रशासक, स्वप्न दृष्टा और अत्यंत व्यवहार कुशल राजनेता से भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का पूरा जीवन उच्च पदों पर आसीन होने के बावजूद भी पूरी सादगी और ईमानदारी से ओतप्रोत रहा। आम लोगों के बीच प्रणब दा के नाम से मशहूर प्रणब मुखर्जी बाकी लोगों के दिलों में राज करते हैं। किसी भी संकट को हल करने का उनका उत्कृष्ट कौशल उन्हें सत्ता के संकट मोचक की भूमिका में स्थापित करते हैं, तो सरकार, संसद और समाज के लिए योगदान उन्हें आम लोगों के बीच लोकप्रिय भी बनाते हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव से रायसीना तक के सफर में प्रणब बाबू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रणब दा ने एक कॉलेज शिक्षक और पत्रकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही वो सियासत में कूद पड़े। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत 1969 में हुई, जब वो संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए चुने गए और बहुत कम समय में 1973-74 में ही उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला। 1982 में प्रणब बाबू तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कैबिनेट में भारत के वित्त मंत्री बनाए गए। प्रणब दा को 5 बार राज्यसभा और 2 बार पश्चिम बंगाल के जंगीपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव के शासनकाल में प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए। मनमोहन सिंह की सरकार में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री जैसे 3 बड़े ओहदे को संभालने का रिकॉर्ड भी दादा के नाम है। संसदीय परंपराओं के ज्ञाता प्रणब मुखर्जी एक ऐसे विलक्षण राजनेता थे जिन्हें संसद के दोनों सदनों में नेता सदन होने का गौरव हासिल है। सबसे पहले 1980 से 85 तक वे राज्यसभा में नेता सदन रहे, तो 2004 से 2012 तक यूपीए सरकार के दौरान उन्होंने लोकसभा में नेता सदन की शानदार पारी खेली। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य के तौर पर पार्टी संगठन में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी में कोषाध्यक्ष समेत अनेक जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला और संगठन को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। संसद में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए प्रणब मुखर्जी को साल 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के खिताब से नवाजा गया। विश्व बैंक, एशियाई बैंक और अफ्रीकी विकास बैंकों के संचालक मंडलों में रहे प्रणब मुखर्जी ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का बखूबी नेतृत्व किया। भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण पर उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। भारतीय राजनीति में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें साल 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 2004 से 2012 के बीच उन्होंने प्रशासनिक सुधार, सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, मेट्रो रेल आदि की स्थापना जैसे विभिन्न मुद्दों पर गठित 95 से अधिक मंत्री समूह की अध्यक्षता करते हुए सरकार के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों तक पहुंचने में अग्रणी भूमिका निभाई। लंबे समय तक लोगों के दिलों पर राज करने वाले प्रणब मुखर्जी को एक ऐसे राजनेता के तौर पर याद किया जाएगा जिन्होंने दलों की दीवारों को लांघकर विपक्षी दलों के नेताओं का भी दिल जीता
और राष्ट्र के लिए सबों को एक मंच पर लाने में कामयाबी पाई। भारत के जीवंत बहुदलीय लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच एकता स्थापित करने की अपनी योग्यता और जटिल राष्ट्रीय मुद्दों पर आम सहमति बनाने की भूमिका के लिए प्रणब दा शिद्दत से याद किए जाएंगे। प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि पूरे मुल्क के लिए गहरे दुख और सदमे की बात है कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी हम सब के दरमियान नहीं रहे। सबको साथ रखने का हुनर प्रणब मुखर्जी बहुत खूबी जानते थे। जब वो इख्तिदार में थे तो हिज़्ब इख्तिलाफ के लोगों के साथ तालमेल कायम करने में हमेशा काम करते रहे। जब हिज़्ब इख्तिलाफ में रहे तो तामीरी अपोजिशन का किरदार निभाने में पीछे नहीं हटे। जब वो भारत के सदर जमहूरिया बने तब सदर जमहूरिया के ओहदे का वक़ार बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रेसिडेंट हाउस को आम आदमी के लिए खोलना उनका बहुत बड़ा फैसला था। पार्लियामेंटेरियन उनके भाषणों ने हमेशा देश को एक अच्छी बहस दी, एक नई दिशा दी, एक नया निर्धार भी दिया। विपक्ष में हो या पक्ष में, नीतियों के निर्धारण की कटु आलोचना करनी हो या स्वयं नीति निर्धारण करना हो, हर बात में प्रणब दा का कौशल्य दिखाई पड़ता था। इतने लंबे सुदीर्घ कैरियर के अंदर वित्त, विदेश, रक्षा, कॉमर्स, कई सारे मंत्रालयों पर प्रणब दा की अमिट छाप हम देख सकते हैं। और एक भी क्षति करे बगैर सार्वजनिक जीवन में इतना लंबा कंट्रीब्यूशन करना शायद अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी प्रणब दा की। सबको साथ रखने की कला उनको महारत थी। जब सत्ता में थे तो विपक्ष के लोगों के साथ तालमेल बिठाने में हमेशा वो काम करते रहे। जब विपक्ष में रहे तो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में भी कभी पीछे नहीं हटे। कांग्रेस को अपने सेवा का माध्यम बनाते हुए प्रणब दा ने एक लंबे समय तक भारतीय राजनीति को कंट्रीब्यूट किया, समृद्ध किया, एक अच्छा दिशा दर्शन किया। ये राजनीति में आने वाले हर युवा के लिए प्रेरणादायी रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति पद की गरिमा को भी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राष्ट्रपति भवन को आम आदमी के लिए खोलना ये उनका बहुत बड़ा फैसला था। और उन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी देश और विदेश सभी जगह अपनी विद्वता, अपना अभ्यासु स्वभाव और इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अपने ज्ञान को उजागर करते हुए देश का सम्मान हमेशा बढ़ाया। आज प्रणब दा हम लोगों के बीच में नहीं है। हम सब सार्वजनिक जीवन में जो काम करते हैं और देश की जनता सबके लिए एक लंबे समय तक एक अपूर्णीय क्षति रहेगी। और मैं मानता हूं कि जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल होकर काम कैसे किया जा सकता है, अगर वो सीखना है तो प्रणब मुखर्जी के जीवन को बारीकी से अभ्यास करना चाहिए। प्रभु प्रणब दा के आत्मा को शांति दे, उनके परिजनों को ये विकट दुख सहन करने की शक्ति दे, यही प्रभु प्रार्थना कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हफ्ते में 2 दिन होने वाला लॉकडाउन अब सिर्फ 1 दिन इतवार को ही होगा। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आला ने एक दिन में कोविड-19 के 1,49,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जाने पर इत्मीनान जाहिर करते हुए टेस्टिंग सलाहियत बढ़ाकर 1,50,000 टेस्ट रोजाना करने की हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज़िला लखनऊ और कानपुर शहर में कोरोना के मद्देनजर माइक्रो एनालिसिस करते हुए एक्शन प्लान बनाकर मौसर तरीके से नाफिज किया जाए। लखनऊ में माहिरीन डॉक्टरों की एक टीम तश्कील की जाए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आवाम की सेहत से मुताल्लिक मसाइल दूर करने में मशवरे दे। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, सर्विलांस और डोर टू डोर सर्वे का काम तेजी से अंजाम देने की हिदायत दी। वज़ीर-ए-आला ने तरक्याती स्कीमों को रफ्तार देने की हिदायत देते हुए ज़रई पैदावार कमिश्नर, सनती तरक्यात कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और महकमों के सुदूर से अपने तहत आने वाले दफातर का मुआयना करने को कहा। उन्होंने कहा सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक
बाज़ारों के लिए उन्होंने कहा है सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलें। और अब मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि शनिवार को बंदी नहीं रहेगी, यथा जो है सुबह 9 से शाम 9 बजे शनिवार को भी दुकानें खुलेंगी, लेकिन रविवार को जो है बंद रहेगा। यानी शनिवार को रात्रि 12 बजे से रविवार को रात्रि 12 बजे तक पूर्ण रूप से जो है बंदी रहेगी। और साथ साथ सफाई और सैनिटाइजेशन का पूरा अभियान रविवार के दिन केवल चलेगा। मुख्यमंत्री जी ने उद्योग बंधु की बैठक को भी आयोजित करने और उद्यमी और समस्याओं का निदान करने का निर्देश दिया है। जो लोग स्वयं उद्योग चला रहे हैं वो अपना जो है वर्चुअल उद्योग बंधु के माध्यम से बैठक में सम्मिलित होकर उनसे संवाद किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी ने उनकी समस्याओं का निराकरण का भी निर्देश दिया है। और साथ ही साथ उद्योग बंधु से 3 तरह के उद्यमों का जुड़ाव रहता है। एक तो वो जो उद्योग संचालित कर रहे हैं, दूसरे वो जो उद्योग स्थापित हो रहे हैं, और तीसरे जो प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए इच्छुक या प्रयत्नशील हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इन तीनों श्रेणी के उद्यमियों को संवाद स्थापित करके उद्योग बंधु के माध्यम से इनका समाधान चीज़ों का किया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए सेहत अमित मोहन प्रसाद ने आज सहाफियों को बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में वायरस के 5,571 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त कोरोना एक्टिव मामलों की तादाद रियासत में 55,538 है। 1,76,677 लोग सेहतयाब होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि कोरोना से 3,542 लोगों की मौत हुई है। कल रियासत में 24 घंटों में 1,49,874 सैंपल की जांच विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,571 प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 55,538 है। जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब 1,76,677 हो गई है। इस प्रकार लगभग 75% रिकवरी का रेट चल रहा है। संक्रमित लोगों में से 3,542 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। केस फैटेलिटी रेट इस समय 1.5% है, जो कि नेशनल केस फैटेलिटी रेट से काफ़ी कम है। कल प्रदेश में पुनः एक नई ऊंचाई तक टेस्टिंग पहुंची और कल 24 घंटों में 1,49,874 सैंपल्स की जांच की गई। इस प्रकार अब तक प्रदेश में 57,76,664 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। अयोध्या में वजीर आला योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट 251 मीटर भगवान राम का मुजस्समा लगाए जाने से कबल अयोध्या के खास मकामात पर राम, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न और सीता के ब्रांज के मुजस्समे लगाए जाएंगे। अयोध्या तरक्याती अथॉरिटी ने तजवीज़ रखी है। राम की पौड़ी, रेलवे ब्रिज, नया घाट, राम घाट, गुप्तार घाट जैसे मकामात पर यह मुजस्समे लगाए जाने की तजवीज़ है। 7 ब्रोंज मुजस्समों की लागत 1,67,00,000 के करीब आएगी। कांसे के मुजस्समे तकरीबन 1000 बरस तक कायम रह सकते हैं। रामघाट पर भगवान राम की तीर लिए हुए 12 फीट का मुजस्समा लगाए जाने की तजवीज़ है। अलग अलग बुलंदी वाले इन मुजस्समों की उम्र 1000 बरस से कम नहीं होगी। अयोध्या तरक्याती अथॉरिटी के नायब सदर डॉक्टर नीरज शुक्ला का कहना है कि इन मुजस्समों को लगाए जाने की तजवीज़ आई है, जिस पर अथॉरिटी गौर कर रही है और वसाइल के मुताबिक इन मुजस्समों को लगाया जाएगा। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर तामीर का संग बुनियाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए रखे जाने के बाद अयोध्या में चौतरफा तरक्याती कामों पर नगर निगम और तरक्याती अथॉरिटी काम कर रही है। 1000 साल तक इनकी लाइफ है। तो विकास प्राधिकरण अपने संसाधनों को देख रहा है और जिस तरह के संसाधन हमें उपलब्ध होते हैं और प्रयुक्त जगह पे देख के उनको लगाने का प्रयास किया जाए। LIC का यौम तासीस है। इस मौके पर LIC लखनऊ डिवीजन इंश्योरेंस वीक मना रहा है। इस मौके पर LIC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तला दी कि कोरोना वायरस के दौर में भी LIC ने अपने काम को फरोग दिया।
LIC की प्रीमियम में 32% का इजाफा हुआ है। साथ ही कारपोरेशन ने कई नई पेंशन स्कीमें भी शुरू की हैं, जिसमें पॉलिसी होल्डर फौरन और तय मुद्दत के बाद फायदा हासिल कर सकते हैं। जो हमारे मैच्योरिटी क्लेम थे उसका हमने 90% पे किया है, डेथ क्लेम का 99.34% किया है। टोटल हमने जो डेथ क्लेम सेटल करे हैं उनका अमाउंट है 1,0104 करोड़ है वित्तीय वर्ष में, और 31 अगस्त तक हमने 80,000 क्लेम पे करे हैं, जिसका अमाउंट 428 करोड़ है। हमारे पास बहुत अच्छे प्लान हैं, लेकिन एक ऐसे टाइम में जब ब्याज दरें गिर रही हैं, बैंकों में ब्याज दर कम हो रही है, हमारे पास एक बहुत अच्छा पेंशन प्लान है जो 30 से लेकर 79 ईयर्स तक के लोगों के लिए है। इसको जीवन शांति डिफर्ड एन्युटी प्लान बोलते हैं। इसमें पेंशन की जो दर है वो गारंटीड है जीवन पर्यंत, और इसका दर लगभग 5.89% से लेकर 18% के ऊपर तक जाता है। इसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से अभी तक लॉकडाउन के बावजूद आप विश्वास नहीं करेंगे, LIC लखनऊ मंडल में, केवल लखनऊ मंडल में 120 करोड़ रुपए का व्यवसाय लोगों ने इसमें लिया है, क्योंकि लोग सुरक्षा भी चाहते हैं और रिस्क कवर भी चाहते हैं और एक लंबी गारंटी चाहते हैं जो सिर्फ हम ही दे पा रहे हैं। LIC ने कोरोना की मुद्दत में बेरोजगारों को रोजगार दस्तयाब कराने के लिए खुद रोजगार स्कीम शुरू की, जिसमें दैहिक कैरियर एजेंट को 5,000 हर माह और शहरी एजेंट को हर माह 6,000 रुपए कमीशन दिया जाएगा। सीनियर डिविजनल मैनेजर ने इत्तला दी कि लोगों को कोविड-19 के दौर में इजी पेमेंट ऑनलाइन ऑप्शन दस्तयाब कराया गया है। इसकी मदद से अब तक 42.32% पेमेंट ऑनलाइन जमा किए गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। जो डिजिटल माध्यमों से रिन्यूअल प्रीमियम का कलेक्शन आंकड़ा 40.23% है, जो सर्वोच्च स्तर पर है। जो बेरोजगारी का थोड़ा बहुत समय है, ऐसे में LIC के पास भी रोजगार योजनाएं हैं, स्वरोजगार योजनाएं हैं, जिसमें कि हमारे पास एक अभी स्कीम चल रही है रूरल कैरियर एजेंट की। पहले साल में 5,000 रुपये का स्टाइपेंड देते हैं कमीशन के अलावा, और एक सिटी कैरियर एजेंट स्कीम चल रही है, उसमें 10,000 से कम की पॉपुलेशन की जगह वहाँ रूरल कैरियर एजेंट लोग बन सकते हैं, और जो 10,000 से ज़्यादा जगह की पॉपुलेशन है वहाँ पर सिटी कैरियर एजेंट लोग बन सकते हैं, और उसमें भी हम लोगों को स्टाइपेंड प्रदान करते हैं। साथियों, स्टाइपेंड के साथ में कमीशन भी अर्न कर सकते हैं और अपना अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं ऐसे टाइम में। रियासत में सैलाब से नुकसानात के इब्तदाई तखमीने में बहराइच, लखीमपुर खीरी और बलरामपुर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जून से सितंबर माह तक 3 महीनों के नुकसान की इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि 28 अगस्त तक 35 लोगों की सैलाब से जान गई, जबकि 715 लोग बेघर हो गए हैं। इनमें से 157 के मकान और 558 लोगों की झोपड़ियां सैलाब की भेंट चढ़ गईं। रियासत में सबसे ज्यादा 14 लोगों की मौत बहराइच में हुई, जबकि 314 लोग बेघर हुए। खीरी में 6 लोगों की जान गई और 36 लोग बेघर हो गए। बलरामपुर में 4 लोगों को जान गंवानी पड़ी और 84 लोगों के घर तबाह हो गए। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक अब तक 50,000 हेक्टेयर फसल तबाह हुई है। राहत कमिश्नर संजय गोयल ने जिला मजिस्ट्रेट को फसल नुकसान का प्लॉट टू प्लॉट सर्वे कराकर हर हालत में 15 सितंबर तक 33% नुकसान की रिपोर्ट फराहम कराने की हिदायत दी है। कोरोना के दौर में बैंक ऑफ बड़ौदा की गोल्ड लोन स्कीम से कर्ज देने की पहल जरूरतमंदों के लिए बड़ा सहारा साबित हो रही है। POB 500 नई गोल्ड लोन शॉपी खोलने जा रहा है। इसमें जरूरतमंदों को ज़राअत, तिजारत, बच्चों की पढ़ाई के लिए सिर्फ 15 मिनट में कम सूद पर कर्ज दस्तयाब कराया जा रहा है। अब किसानों, छोटे ताजिरों और आम लोगों को साहूकारों से नजात मिल गई है। इनको सहारा देने के लिए बैंक ने 21 करोड़ के बजट का बंदोबस्त किया है। साथ ही कर्ज की अदायगी में भी कर्जदार को सहूलत दी गई है। बैंक के मैनेजर अतुल खरे ने बताया कि पहली गोल्ड लोन शाही फतेहपुर में खुली है, जिसका खास मकसद जरूरतमंदों को कम सूद पर कर्ज दस्तयाब कराना है। बैंक ऑफ बड़ौदा 500 नई बैंक लोन गोल्ड लोन शॉपी खोल रहा है, जिसमें पहली गोल्ड लोन शॉपी जो है ये फतेहपुर में खुली है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको लोन लेना है, ठीक है, चाहे वो व्यापार के लिए, चाहे बच्चे की पढ़ाई के लिए, चाहे पर्सनल यूज़ के लिए, चाहे कृषि कार्य के लिए, चाहे किसान को, वो उनको 15 मिनट में इनको ऋण कम ब्याज पर मिल जाए और इसमें किसी प्रकार के दूसरे जो कमर्शियल लोन में चार्जेस लगते हैं वो भी ना लगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में इस समय मैं गोल्ड के लिए आया हुआ था, गोल्ड लोन के लिए, तो बहुत अच्छी पहल है ये। 15 मिनट में गोल्ड लोन हो जाता है, और अभी तक सुनार के यहाँ जाना पड़ता था या मार्केट में और भी घूमना पड़ता था, तो उसके लिए हमें काफ़ी दिक्कतें महसूस होती थी।
यहाँ मैं आया हूँ और 15 मिनट में मेरा काम हो गया है। तो अभी तक हम लोग मार्केट से जैसे गोल्ड लोन लेने जाते थे तो उसमें टाइम भी लगता था और वो मनमानी अपना करते थे। अभी बैंक ने बहुत अच्छी सुविधा प्रदान किया है, कम ब्याज में है और 15-20 मिनट में लोन मिल जाता है। तो यहाँ मार्केट से कम ब्याज भी है, तुरंत काम भी हो रहा है, सिक्योरिटी यहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है। आइए बैंक में एक जगह अपना तुरंत काम हो जाता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के दरमियान लोगों ने इस बीमारी से लड़ने के लिए कई इजादात की हैं। ऐसी एक इजाद बरेली जिले के समरपाल सिंह ने की, जो उन डॉक्टरों नर्सों के लिए मुफीद है जो कोरोना मुतासरीन की खिदमत कर रहे हैं। बरेली के समरपाल सिंह ने एक ऑटोमेटिक ट्रॉली तैयार की है जो रिमोट के जरिए चलती है। इसे एक ऐप के जरिए फोन से मुंसलिक किया गया है ताकि इसके मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। ट्रॉली में कई ऐसे फीचर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कोरोना के मरीज के पास जाए बगैर उसे दवा खिला सकते हैं, जरूरत का सामान पहुंचा सकते हैं। इस ट्रॉली में मोबाइल फोन फिट करके मरीज से वीडियो के जरिए बात भी की जा सकती है। ट्रॉली से 50 मीटर की दूरी तक मरीज को सामान फराहम कराया जा सकता है। हमारा कदम आत्मनिर्भर भारत की तरफ ही है और इसको चाहें तो हम फैक्ट्री में भी डेवलप कर सकते हैं, मतलब मास प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और बहुत से लोगों की जान बचा सकते हैं। इसका जो प्रयोग है वो हम हॉस्पिटल्स में अपने कोरोना वॉरियर्स को बचा सकते हैं, मरीज को खाना पहुंचा सकते हैं, दवाई पहुंचा सकते हैं, पानी मरीज तक पहुंचा सकते हैं। मरीज की क्या स्थिति है, उसकी क्या सिचुएशन है, उसको आप कैमरे से सीन कर सकते हैं, उससे आप आपस में बात भी कर सकते हैं और साथ में कैमरे से देख भी सकते हैं। कन्नौज जिले के तिरवा असेंबली हलके में इमदाद बाहमी तरक्याती बैंक के सदर के ओहदे के लिए हो रही पोलिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान एक फरीक ने पथराव किया जिसमें थटिया थाना इंचार्ज राजकुमार और एक अखबार के सहाफी जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि पोलिंग शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी के कारकुन हंगामा करने लगे। उनका इल्जाम था कि पुलिस एहलकारों और बीजेपी लीडर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के हक में वोट डालने वालों को रोक रही है। अब बात को लेकर समाजवादी पार्टी कारकुनों ने रोड पर बैठकर हंगामा किया। हंगामे के पेश नजर पुलिस एहलकारों ने उन पर लाठीचार्ज करके उन्हें भगा दिया, जिसके बाद हंगामा करने वाले एक जगह जमा हो गए और पथराव शुरू कर दिया। जिला शामली में कांधा कस्बे में अवामी बहबूद तशहीरी स्कीम की कौमी सदर पर प्रहलाद मोदी का बीजेपी कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। उन्होंने कारकुनों से पार्टी को मजबूत बनाने और सरकार के जरिए चलाई जा रही स्कीमों के लोगों तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने किराना रोड पर सेंट द्रोन पब्लिक स्कूल में कारकुनों को खिताब करते हुए कहा कि सभी अपनी अपनी बूथ कमेटियों को मजबूत करें। उन्होंने मरकज और रियासती सरकार की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों को गरीबों और मजदूरों तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर इजहार गम करते हुए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करके उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की। हमारा कार्यक्रम चालू रहेगा लेकिन फूलमाला या स्वागत का कार्यक्रम जहाँ तक हो गया वो हो गया। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। भारत के साबिक सदर जमहूरिया भारत रत्न प्रणब मुखर्जी हुए अनासिर में तहलील। 84 बरस के प्रणवदा का पीर की शाम को हुआ था इंतकाल। गुज़िश्ता 10 अगस्त थे अस्पताल में दाखिल। प्रणवदा के इंतकाल पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म ने रंजो गम का किया इजहार पेश। खराज अकीदत, कौम ने खोया है एक काबिल लीडर, उनके कामों को मुल्क रखेगा हमेशा याद। रियासत में होने वाला सनीचर का लॉकडाउन खत्म। इतवार को ही होगा 1 दिन का लॉकडाउन। बाजारों की हफ्तेवारी बंद। इतवार को वज़ीर ने टेस्टिंग सलाहियत बढ़ाए जाने पर दिया जोर। और रियासत में सैलाब के नुकसान के इब्तदाई तखमीने में बहराइच, लखीमपुर खीरी और बलरामपुर जिलों को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। तकरीबन 35 लोगों की मौत जबकि 50 हेक्टेयर से ज्यादा फसल हुई तबाह। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब। अब की हमें लगता है जो टीचर्स डे तो नमस्कार बच्चों,
पुनः एक बार मैं के त्रिपाठी